गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यशवीर सिंह डीएलएड के छात्रों के लिए विज्ञान शिक्षण विषय से संबंधित हमारा आज का टॉपिक प्रतिबिंब इमेज, इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ ही समझेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है प्रतिबिंब इमेज। तो अगर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की इमेज की, तो ये क्या है। जब हम दर्पण के सामने या शीशे के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है और इस आकृति को वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जब हम कोई ये मिरर है, कोई शीशा है, उसके सामने हमने कोई अगर वस्तु रख दी तो इसमें इसकी आकृति बन जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इसका प्रतिबिंब कहते हैं। यह उस वस्तु का क्या होता है, बिंब होता है, या हम कह सकते हैं कि स्वयं वस्तु को बिंब भी कह देते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यह तो हो गई इसकी परिभाषा। और ये जो है प्रतिबिंब है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो आइए हम इसे समझ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब यदि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि कोई वस्तु है ये, और इसका जो है सामने से जो इसका प्रकाश किरण है वो जा रही है और जा कर के इसी बिंदु से वापस लौट रही है, तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। जबकि अगर यह बिंदु यहाँ ना होकर किसी और बिंदु से हमें आता हुआ प्रतीत हो, या हम कह सकते हैं कि इस इमेज का जो चित्र है, जो प्रतिबिंब है, वो इसके ठीक बराबर अगर बनता है, इतनी ही लंबाई का, इतनी ही चौड़ाई का, तो इसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। जबकि अगर दूसरे बिंदु से आता हुआ दिखाई देगा तो वो या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वो प्रतिबिंब आभासी होगा, वो वास्तविक नहीं होगा। जैसे मान के चलिए अगर पीछे से किसी पर्दे पर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसके इधर से अगर लाइट डाली जाए, प्रकाश की किरणें डाली जाएं, तो क्या होगा, तो इसकी जो इमेज है, जो परछाई है, वो यहाँ पर बनेगी, इस पर्दे पर बनेगी। तो ये कैसी होगी, वास्तविक होगी। इसे हम पर्दे पर भी ले सकते हैं, इस इमेज को। दूसरी अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, आभासी प्रतिबिंब की, तो इसमें क्या होता है कि वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रतिबिंब क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसका केवल फ़ोटो लिया जा सकता है, केवल इसका हम फ़ोटो ले सकते हैं, इसका जो है हम
पर्दे पर इसे हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की, स्फेरिकल मिरर्स। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं? एक कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है और इसके एक तल पर पारे की क्या होती है? कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। दूसरा तल कैसा होता है? वो परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल तथा उत्तल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में, ये मान के चलते हैं कोई कांच का गोला है, इसमें से हमने इस भाग को काट लिया है और इस भाग को जो हमने काटा है तो इसके एक सिरे पर हमने एक तरफ जो है ये पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का क्या कर दिया? पेंट कर दिया है ये, ठीक है। तो और एक सिरा जो है वो क्या है? वो परावर्तक का कार्य कर रहा है, ये परावर्तक तल कहलाएगा एक सिरा। अब ये जो गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार के होते हैं, एक है अवतल और दूसरा उत्तल। तो यहाँ चित्र में आप दोनों देख रहे हैं, ये हम मान के चलते हैं कोई कांच का गोला है और इसका हमने एक भाग काट लिया है। इसके एक तरफ हमने कलई किया गया, एक कलई कर दिया है या लाल ऑक्साइड का हमने पेंट कर रखा है इस पर। तो इसका एक तल जो होगा जिधर हमने कलई कर रखी है वो जो है उसके दूसरी तरफ का सिरा परावर्तक तल का कार्य करता है। और दूसरे अगर हम चित्र की बात करें तो इसमें हमने जो एक कलई किया गया तल है वो इसके जस्ट विपरीत किया है, इसमें इस तरफ था और इसमें इसके दूसरी तरफ, और इसके भी सेम वही है लेकिन इसका परावर्तक तल है वो बदल गया। तो यहाँ पर जो M1 M2 है ये अवतल है और यहाँ पर ये उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। यह जो होता है आपका यह इस तरह का, तो ये क्या होगा इसका? ये परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है ये इस तरह का, तो ये अवतल दर्पण हो गया। जबकि इसका परावर्तक तल किस तरह का है? कुछ इस तरह का बनेगा, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। तो ये गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो जब हम गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं तो इसमें एक पॉइंट आता है और वह है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र जो है ये क्या होता है? वक्रता केंद्र ये उस गोले जो हमने एक गोला माना है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए, तो उस गोले का जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसका जो केंद्र होगा यहाँ पर C माना है हमने, तो ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और ये अवतल और उत्तल दोनों ही दर्पणों के लिए हमें दिखाया गया है। जैसे हमने एक कांच का गोला माना है तो इसकी जो इस गोले की त्रिज्या है और त्रिज्या इस गोले का जो सेंटर पॉइंट है, इस गोले का जो केंद्र बिंदु है, उसी को ही हमने वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरी हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिसका कि जो दर्पण है वो एक भाग है, दर्पण उस गोले का एक भाग है, तो उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें C से P, तो यहाँ पर CP क्या है? ये वक्रता त्रिज्या है यहाँ पर, तो CP यहाँ पर वक्रता त्रिज्या
कहलाएगी। वो चाहे अवतल दर्पण के लिए हो चाहे उत्तल दर्पण के लिए हो। यहाँ भी C और P है, यहाँ भी त्रिज्या जो है गोले की कितनी है, वो C और P है। तो ये हो गई वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगली पॉइंट की बात करते हैं नंबर 3, और वह है ध्रुव यानी कि पोल। तो ये क्या होता है कि जो दर्पण है आपका, इसका जो परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम, पोल कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु क्या है, P, और इसका भी मध्य बिंदु क्या है, P। परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या है, P। तो ये P क्या हो गया, पोल हो गया, ये ध्रुव कहलाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो वह है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यह मुख्य अक्ष क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये जो है वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो रेखा मिला रही है वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को, तो ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। वो चाहे उत्तल दर्पण के लिए हो चाहे अवतल दर्पण के लिए हो, तो ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अगले हम बिंदु की बात करते हैं, वह है दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। तो यह क्या होता है, दर्पण का द्वारक। तो यह दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण का जो परावर्तक तल है और इसका व्यास क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। तो यहाँ पर परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है और इसका व्यास ये M1 M2, ये क्या कहलाएगा, यह दर्पण का द्वारक कहलाएगा। यहाँ पर भी ये जो है क्या कहलाएगा, M1 M2 दर्पण का द्वारक कहलाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो ये फोकस दूरी क्या होती है कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि दर्पण के ध्रुव, यहाँ पर दर्पण का ध्रुव यहाँ पर P है, तो उससे मुख्य फोकस तक की दूरी जो है क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो यहाँ पर PF क्या हो गई, यहाँ पर PF जो है वो इस दर्पण की फोकस दूरी हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।